नेचर का वाइल्डनेस ऐसे जीव जंतुओं से भरा हुआ है जो एक पल में हमारी जान ले सकता है। नेचर जितना ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। शायद यही रीजन है कि बहुत से लोग नेचर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। आज मैं आपको नेचर से जुड़ी एक रियल इंसिडेंट बताऊंगी जिसे डिएटलॉफ पास इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। यह मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। बात है जनवरी 1959 और जगह है रसिया। 10 लोगों का ग्रुप जो सारे यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे, उन्होंने प्लान किया कि वे अपने विंटर ब्रेक में यूरल माउंटेन के ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। यूरल माउंटेन 2500 किलोमीटर लंबा माउंटेन रेंज है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। उन स्टूडेंट के लीडर का नाम इगोर डिएटलॉफ था, जिसकी उम्र 23 साल थी। वह एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था और उसे पता था कि रसिया के विंटर में यूरल माउंटेन की ट्रैकिंग करना कितना खतरनाक होगा। उसके ग्रुप के सारे ही लोग ट्रैकिंग में ठीक ठाक एक्सपीरियंस रखते थे। उन सबको ग्रेड 2 लेवल के ट्रैकिंग व स्केटिंग के सर्टिफिकेट मिले हुए थे और वे जब इस ट्रैकिंग से वापस आते तो उन्हें ग्रेड 3, जो उस समय ट्रैकिंग में रसिया की हाईएस्ट सर्टिफिकेट थी, वो उन्हें मिल जाती। तो हम कह सकते हैं कि वे ट्रैकिंग और स्केटिंग में नौसिखिए नहीं थे, काफी एक्सपीरियंस थे। उनकी ट्रैकिंग 3 वीक तक चलने वाली थी और उनका फाइनल डेस्टिनेशन ऑटोटेन माउंटेन था, जो आर्कटिक सर्कल से ज्यादा दूर नहीं था। पर उनमें से एक को छोड़कर कोई जिंदा वापस नहीं आता। उनका ग्रुप पहले ट्रेन से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और एक छोटे से सिटी इफडेल में पहुंचते हैं। 25 जनवरी 1959 को फिर वहां से वे बस लेते हैं और भिजहे जगह पे पहुंचते हैं। फिर वहां से वे ट्रक में बैठकर आगे चलते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम 41st सेटलमेंट होता है। इस जगह के बाद केवल बर्फ से ढकी वाइल्डनेस और माउंटेन होते हैं, जिसमें वाइल्ड एनिमल और वहां के इंडिजिनस ट्राइब रहते हैं। वहां के इंडिजिनस ट्राइब को मानसी कहा जाता है। उनके अलावा कोई भी लोग उस बर्फीले जंगलों और पहाड़ों में नहीं मिलते। उस रात आराम करके वे ग्रुप ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। ऑस्पिया रिवर को फॉलो करते हुए वे लोग माउंटेन की ओर चल देते हैं। उस ग्रुप में से एक मेंबर जो इकोनॉमी का स्टूडेंट होता है और उसका नाम यूरी यूडिन होता है, उसके पैरों के जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाता है और वो ही अकेला वापस मुड़ जाता है और बाकी के 9 लोग अपनी जर्नी आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद उन 9 लोगों की कोई खबर नहीं आती। उनके टीम लीडर इगोर डिएटलॉफ ने अपने फैमिली मेंबर को और दोस्तों को यह बोला था कि जब वे लोग ट्रैकिंग से वापस आ जाएंगे तो उन्हें टेलीग्राम कर देंगे और उसने बोला था कि 12 फरवरी के आसपास वे ट्रैकिंग से वापस आ जाएंगे। पर जब उस डेट तक उन लोगों की खबर नहीं आई तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि जर्नी में डिले हो गया होगा, जो इस तरह की ट्रैकिंग में आम बात होती है। जब एक सप्ताह बाद भी उनकी खबर नहीं आई तो उनके फैमिली ने सर्च करना स्टार्ट किया। पहले फैमिली मेंबर और उनके स्कूल के दोस्तों ने सर्च करना शुरू किया उन एरिया में, फिर उनसे पुलिस जुड़ी और इसके बाद मिलिट्री के ऑफिसर्स भी उन्हें सर्च करने में लग गए। 26 फरवरी को सर्चर्स को उन 9 लोगों की टेंट मिली जो खुलैट सैखल माउंटेन के स्लोप पर मिली, जिसका मीनिंग होता है द डेथ माउंटेन। उनका टेंट बर्फ से ढका हुआ था और पूरी तरह से कटा छटा था। उस टेंट के पास से 9 लोगों के पैरों के निशान पहाड़ी के नीचे की ओर जंगल में जा रही थी, जो वहां से 1.5 किलोमीटर दूर था। उन पैरों के निशानों में से कुछ निशान वैसे थे जो जूते पहने हुए लोगों के होते हैं, तो कुछ मोजे पहने हुए इंसानों के थे और कुछ खाली पैरों के निशान थे, जो बताते हैं कि उन्हें इमरजेंसी में टेंट से भागना पड़ा। यह देखकर जो लोग उन्हें खोज रहे थे सहम से गए। ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें इतने बर्फ में बिना जूते पहने ही भागना पड़ा? तो क्वेश्चन था क्यों? आखिर क्यों उन्हें बिना जूतों के इतनी ठंड में टेंट से भागना पड़ा? सारे सर्चर्स उन फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए उस जंगल की एज पर पहुंचते हैं तो उन्हें 2 डेथ बॉडी मिलती है, जिनमें से एक का नाम यूरी डोरोसिंको और दूसरे का नाम यूरी कार्बेनिसिंको था और उन डेड बॉडी के बगल में ही बुझी हुई आग के रिमेन्स थे।
वे दोनों लोग बिना जूतों के थे और उन्होंने केवल अंडरवियर पहना हुआ था। उनके पैर और हाथ जले हुए थे और क्रिवोनिसिंको के हाथ की चमड़ी भी फटी हुई थी। उस विंटर में सर्चर को और 3 महीने लगते हैं सारी बॉडीज खोजने में, क्योंकि स्नो की लेयर बहुत ज्यादा थी। तो जैसे जैसे स्नो की लेयर कम होती गई, उनकी बॉडीज मिलने लगी और 3 बॉडीज उस टेंट के एज ऑफ द फॉरेस्ट के बीच में मिली। उनमें से एक इगोर डेयाटलोव जो ग्रुप लीडर था और दूसरी बॉडी जिनाइडा कोल्मोगोरोवा की थी और तीसरी बॉडी रस्टेम स्लोबडिन की थी। जिनाइडा कोल्मोगोरोवा के बॉडी के दाहिने साइड में एक लंबी सी चोट थी जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से मारा था, और स्लोबोडिन का सर फ्रैक्चर था। जिस तरह से उन तीनों की बॉडी पड़ी हुई मिली, ऐसा लग रहा था कि वो क्रॉल करते हुए वापस टेंट की ओर जा रहे थे। इसके 2 मंथ बाद मई मंथ में जब बर्फ की लेयर काफी कम हो गई, तब बाकी के बचे 4 लोगों की बॉडी मिली। ल्यूडमिला डुबिनिना, अलेक्जेंडर जोलोटारियोव, निकोलाई थिबोब्रिनियो और अलेक्जेंडर कोलेवाटोव। इन चारों की बॉडीज उस जंगल के दूसरी साइड थी। जब शुरू में 5 डेड बॉडी मिली, तो उनके रिलेटिव्स ने लीगल केस किया, जिसमें उनकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया। पर वो फाइंडिंग गलत साबित हुई। जब आखिर के 4 डेड बॉडी मिले, उन 4 बॉडीज में से 2 की चेस्ट फ्रैक्चर थे, एक का सिर डैमेज था और साथ ही उन्होंने एक दूसरे के कपड़े को अजीब तरह से पहना हुआ था। ल्यूडमिला के पैरों में यूरी कार्वेनिसिंको के ट्राउजर लपेटे हुए थे और अलेक्जेंडर जोलाटेरियोव ने ड्यूबिनिना के कोट और हैट पहनी हुई थी। ड्यूबिनिना की जीभ, आंखें और होठ गायब थे, जबकि जोलोटारियोव के आइस बॉल्स ही नहीं थे। अलेक्जेंडर कोलेवेटोव के कान के पास एक घाव थी और उसका गर्दन अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और उसके आई बॉल्स भी नहीं थे। बड़ा सवाल यह था कि आखिर हुआ क्या था। इस घटना को हुए 60 साल हो गए हैं और इन 60 सालों में लगभग 75 से भी ज्यादा थ्योरी लोगों ने दी है कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि उन लोगों को येती ने मार डाला, पर ये आइडिया बहुत ही अजीब है, क्योंकि येती रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यह अब तक किसी ने प्रूव नहीं कर पाया है। लंबे समय तक लोगों का डाउट मानसी ट्राइब्स के लोगों पर था, पर मानसी ट्राइब्स के लोग बहुत ही पीसफुल थे और उस एरिया में वे रेनडियर पालते थे। लोगों की थ्योरी यह भी कहती थी कि उन हाइकर्स ने मानसी ट्राइब्स के लोगों के पवित्र जगह को क्रॉस कर दिया होगा, तो हो सकता है कि इस कारण से भी मानसी ट्राइब्स के लोगों ने उन्हें मार डाला होगा। पर यह थ्योरी गलत साबित होती है, क्योंकि बहुत से लोग उस एरिया में हाइकिंग के लिए गए हैं पर सही सलामत वापस आ गए। और साथ ही हम यह भी जानते हैं कि पहाड़ी पर केवल 9 लोगों के पैरों के निशान ही मिले थे और साथ ही डेड बॉडीज की ऑटोप्सी करने के बाद डॉक्टर ने यह बताया था कि जो भी बॉडीज में चोट थी और फ्रैक्चर थे, वे इंसानों के द्वारा नहीं किए जा सकते थे। इसलिए लोगों का शक मानसी ट्राइब से हट गया। जब अथॉरिटी को कोई क्लू नहीं मिला और वे किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने यह कहकर उस केस को बंद कर दिया कि उनकी मौत स्पॉन्टेनियस पावर ऑफ नेचर ने ले ली और इस केस की फाइल को क्लासिफाइड कर दिया गया। उस घटना के बिगनिंग में वहां के लोकल एडवोकेट लेव आइवेनोव ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, पर शुरू में जिस इंटरेस्ट से आइवेनेव ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, कुछ ही समय बाद उसने उस केस से अपना नाम हटा दिया और केस क्लोज कर दिया। अपेरेंटली उसके बॉस की तरफ से उनपे केस क्लोज करने का प्रेशर आ रहा था। इसके बाद आइवेनोव ने अगले 30 साल तक इस केस के बारे में कोई बात नहीं की और फाइनली 1990 में उसने बताया कि अथॉरिटी ने उस पर प्रेशर बनाया था केस क्लोज करने के लिए, क्योंकि आइवेनोव को पता चल गया था कि जिस जगह पर डेयाटलोव और उसके दोस्तों की मौत हुई है, वहीं पर उस रात आसमान में कुछ फायरी येलो ऑब्जेक्ट को लोगों ने देखा था।
और ऑटोप्सी में रेडिएशन से जुड़े भी कुछ बातें सामने आई थी। डिएटलॉफ और उसके दोस्तों के कपड़े में रेडिएशन भी मिला था। इन सभी बातों के कारण कुछ लोग यह भी थ्योरी देते हैं कि डिएटलॉफ और उसके दोस्तों की मौत किसी सुपर वेपन टेस्टिंग के कारण हुई थी, इसलिए गवर्नमेंट ने केस को क्लोज करवा दिया था। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो डिएटलॉफ इंसिडेंट की फाइल को डिस्क्लोज किया गया। फिर लोगों को डिएटलॉफ पास इंसिडेंट के बारे में पता चला और लोगों के अंदर इस इंसिडेंट के रूट तक पहुंचने का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और बढ़ते पब्लिक प्रेशर के कारण रशियन गवर्नमेंट ने 2019 में केस को फिर से रीओपन किया। पर रशियन गवर्नमेंट केवल 3 पॉसिबिलिटीज पर इन्वेस्टिगेट करने को तैयार थी। पहली पॉसिबिलिटी थी एवेलेंच यानी हिमस्खलन, दूसरा था स्लैब एवेलेंच और तीसरा था हरिकेन। जिस रात यह घटना हुई उस रात एरिया में एयर का स्पीड ज्यादा था पर चक्रवात पैदा करने भर नहीं था, इसलिए हरिकेन की पॉसिबिलिटी को हटा दिया गया। 2020 में फाइनली रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल काउज डिएटलॉफ और उसके ग्रुप का एविलेंच बताया, पर इस डिसीजन को बहुत से लोगों ने खारिज किया। लोगों का मानना है कि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि एविलेंच कैसे हुआ और उस एरिया में उस समय एविलेंच के कुछ निशान भी बॉडीज और टेंट के आसपास नहीं थे और साथ ही साथ जो फुटप्रिंट मिला था वैसा था जो वे 9 लोगों के चलने से बना हो, ना कि उनके भागने और घसीटने से। और साथ ही साथ डिएटलॉफ और उसकी टीम बहुत ही अच्छे हाइकर थे और एक्सपीरियंस भी थे, तो वे ऐसे जगह पर टेंट क्यों लगाते जहां पर एविलेंच होने के चांसेस होंगे। रिसेंटली 2 स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट अलेक्जेंडर पुजरिंग और जॉन गॉम ने लगता है ये पजल सॉल्व कर दी है कि उस भयानक रात को डिएटलॉफ और उसकी टीम को क्या हुआ था। उन्होंने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज किया जो ओरिजिनली फॉर्जन मूवी के लिए बनाया गया था। मूवी से जुड़े डिफरेंट पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने बताया कि उनकी मौत एक रेयर टाइप के एविलेंच से ही हुई थी। उन्होंने बताया कि जहां पर टेंट बनाया था वो स्लोप उतना भी कम नहीं था और पॉसिबिलिटी थी कि एविलेंच से टेंट डैमेज हो गया होगा और उनकी मौत हो गई होगी। एक्सपर्ट्स ने बताया कि उनको उस तरह का फ्रैक्चर्स और चोट देने के लिए बड़ा या स्लैब गिरना जरूरी नहीं था। हाई प्रेशर से आए छोटे मोटे स्नो भी उन्हें उस तरह का फ्रैक्चर्स और डैमेज दे सकते थे। मुझे पता है कि आप सबके मन में और भी बहुत से क्वेश्चन उठ रहे होंगे और एविलेंच की थ्योरी आपको भी इनकंसिस्टेंट लग रही होगी। ऐसे ही मेरे दिमाग में भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि उनके बॉडी के पास बुझा हुआ आग के राख क्यों थे और उनकी आईबॉल्स और आईब्रो क्यों नहीं थे। मेरे लिए डिएटलॉफ पास का इंसिडेंट आज तक सॉल्व नहीं हुआ। आपकी थ्योरी क्या है और आपको क्या लगता है यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।